हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर करेंगे और ये बुक का 11th यूनिट है जिसका नाम है द्विवेदी युग। इस वीडियो में हम द्विवेदी युगीन साहित्यकार इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी की उन्नति के लिए किए गए उनके कार्यों से साहित्य का विकास विस्तार हुआ। विभिन्न गद्य विधाओं में रचनाएं होने लगी। काव्य रचना के लिए विषय वस्तु का विस्तार हुआ। भारतेंदु ने 35 वर्ष की अल्प आयु में ही हिंदी भाषा साहित्य के लिए इतना कुछ कर गए जिससे उन्हें युग निर्माता की संज्ञा दी गई। मतलब जब भारतेंदु युग था तो उसमें हिंदी साहित्य का विकास हुआ और उसका विस्तार हुआ। उसके लिए भारतेंदु ने बहुत कोशिशें की और बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य का विकास विस्तार हुआ। अनेक विधाओं में गद्य की जो अनेक विधाएं थी उनमें रचनाएं होने लगी और काव्य रचना के लिए विषय वस्तु का विस्तार हुआ। मतलब नए नए विषयों को उसमें जोड़ा गया। भारतेंदु 35 वर्ष की अल्प आयु, मतलब वो 35 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने इतनी कम आयु में इतना सब कुछ किया और युग निर्माता बन गए। मतलब उनके नाम से ही युग का नाम जुड़ गया। उनके नाम पर युग का नाम मतलब युग का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया। किंतु उनके निधन के बाद हिंदी साहित्य में कोई ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं रहा जो भाषा साहित्य को दिशा निर्देश दे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से ये कमी दूर हो गई। मतलब भारतेंदु की जब मृत्यु हो गई तो कोई भी ऐसा नेतृत्वकर्ता नेता नहीं था कि वो ये जो काम था हिंदी साहित्य का उसको आगे बढ़ा सके, उसकी दिशा निर्देश कर सके। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए तो उनके आने से ये जो कमी थी हिंदी साहित्य के काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता नहीं बचा था, तो ये कमी दूर हो गई। सन 1603 ईस्वी में सरस्वती का संपादन बनने के बाद इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा साहित्य को इस अराजकता के घेरे से बाहर निकाला। अब इनकी जो पत्रिका थी सरस्वती 1603 ईस्वी में आई थी, जिससे हिंदी भाषा साहित्य में जो अराजकता फैल गई थी भारतेंदु जी की मृत्यु से, तो वो अराजकता कम हो गई द्विवेदी जी के आने से और हिंदी साहित्य को एक नया नेता मिला द्विवेदी जी के रूप में। तो अब इनके बारे में, ये इनकी सरस्वती पत्रिका है, मैगजीन है, उसके बारे में ही है, तो मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ। अब हम देखेंगे गद्य साहित्यकार। द्विवेदी युग में कई महत्वपूर्ण गद्य रचनाकार हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं की। विशेष रूप से उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास इसी युग में हुआ। ये जो कहानी, उपन्यास और आलोचना थी, इनका जो अच्छे तरीके से विकास हुआ था ये द्विवेदी युग में हुआ था। इन विधाओं ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया। बाद में इन्हीं स्वतंत्र व्यक्तित्व की नींव पर महान साहित्यकारों का निर्माण हुआ। मतलब ये जो विधाएं थी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य को नए और महान साहित्यकार मिले। मतलब जिन लोगों ने ये उपन्यास, कहानी, आलोचना लिखी वो महान साहित्यकार हुए। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, निबंध के क्षेत्र में बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल तथा आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जैसे महान साहित्यकार इस युग में हुए। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नाटक के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण है वो जयशंकर प्रसाद हैं। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद। सबने प्रेमचंद की कहानियां बचपन में भी पढ़ी होंगी, छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जाती हैं और ये बचपन से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर बड़े कॉलेज तक पढ़ाई जाती हैं। प्रेमचंद की कहानियां तो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। तो प्रेमचंद उपन्यासकार और कहानीकार थे और प्रेमचंद ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं उर्दू में भी लिखी हैं कहानियां। इनकी कहानियां उर्दू में भी देखने को मिलती हैं। तो कहानी और उपन्यास में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद थे। निबंध में जो महत्वपूर्ण थे वो बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह और रामचंद्र शुक्ल थे। और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत ज्यादा फेमस हैं आलोचना के लिए, क्योंकि इनकी जो आलोचनाएं होती थी ये आलोचना ज्यादा लिखते थे और बहुत अच्छे तरीके से लिखते थे आलोचना। लोगों को इनकी आलोचनाएं बहुत ज्यादा पसंद आती थी।
इन विधाओं के अलावा आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, रेखाचित्र आदि नई विधाओं के सूत्रपात भी इसी युग में हुआ। मतलब ये जो नई विधाएं थी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण वगैरह, ये सब द्विवेदी युग में ही आई थी। ये नई विधाएं थी। रेखाचित्र भी। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है नाटक के बारे में, तो हम सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले नाटक के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप ये जान चुके होंगे कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु ने की। उनके प्रयास से इस विधा का विकास हुआ। उस युग के सभी लेखकों को भारतेंदु से प्रेरणा मिली थी और सभी ने अपने अपने तरीके से नाटक के विकास में योगदान दिया। उस समय नाटक भी लिखे जाते थे और उनका मंचन भी होता था। तो मतलब भारतेंदु के समय से ही नाटक लिखे भी जाते थे और उनका मंचन भी होता था, मंच पे प्रस्तुत किए जाते थे। और ये भारतेंदु खुद भी करते थे ये काम। भारतेंदु ने कई सारे जो नाटक हैं उनका रंगमंच तैयार करके और उसमें किरदारों के माध्यम से लोगों को भी जागरूक किया है, नाटकों के माध्यम से अपने। तो भारतेंदु ने खुद भी किया है ये सब। यही कारण है कि उस समय इस विधा का विकास हुआ, किंतु द्विवेदी युग तक आते आते इस विधा का विकास रुक सा गया। यद्यपि इस युग में भी नाटकों की रचना हुई, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से भारतेंदु युग में हुई थी। द्विवेदी युग में बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में रचित नाटकों का अनुवाद हुआ। संस्कृत के मतलब द्विवेदी युग जो था उसमें बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी इन भाषाओं में जो नाटक लिखे गए थे उनका अनुवाद हुआ। जो भारतेंदु युग में नाटक लिखे जाने लगे थे और बहुत ज्यादा नाटकों की एक प्रचलन सा हो गया था। ज्यादातर लेखक नाटक लिखते थे, फिर मंच पे प्रस्तुत करते थे उन नाटकों को, तो वो रुक सा गया था द्विवेदी युग में आते आते। द्विवेदी युग में सिर्फ नाटकों का, इन सारी भाषाओं में जो नाटक थे उनका अनुवाद होने लगा था। संस्कृत के नाटकों में भवभूति, कालिदास आदि के नाटकों के अनुवाद हुए जो बहुत लोकप्रिय हुए। बंगला के जिन लेखकों के नाटक अनुदित हुए उनमें द्विजेंद्र लाल रॉय, रविंद्रनाथ ठाकुर, क्षीरोद प्रसाद, गिरीश बाबू आदि ये बंगला भाषा के जो लेखक हैं उनके नाटक के ये वो लेखक हैं जिनके अनुवाद हुए नाटक हिंदी में, इनके नाटकों के हिंदी में अनुवाद हुए। ये बंगला भाषा के नाटक वो है लेखक। सो इसमें नाटक में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सारे नाटकों के बारे में दे रखा है, कौन कौन से नाटक लिखे गए और किस किस ने लिखे और किस किस भाषा के नाटक थे। तो अब हम उपन्यास देखेंगे। गद्य विधाओं में जिस विधा को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली वह है उपन्यास। इस आधुनिक युग के महाकाव्य की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है, आधुनिक युग का महाकाव्य। और सबसे ज्यादा लोकप्रियता उपन्यास को ही मिली, क्योंकि मैंने भारतेंदु वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो उपन्यास थे लोगों को वो इतने ज्यादा पसंद आ गए थे। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने उपन्यास पढ़ने की वजह से उनके अंदर उपन्यास की इतनी ज्यादा लालसा आ गई थी कि उन्होंने हिंदी सीख ली उपन्यास पढ़ने के लिए। तो इसलिए उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। जीवन के विभिन्न पक्षों को इस विधा के माध्यम से उजागर किया गया। मतलब उपन्यास जो था उसमें जीवन के ऐसे पक्षों को, जीवन के जितने भी पक्ष होते थे, विभिन्न पक्ष, अलग अलग तरह के पक्ष और जीवन की बहुत सारी बातें होती थी जो उपन्यास में दिखाई जाती थी, उपन्यास में लिखी जाती थी। तो इसलिए लोगों को उपन्यास इतने ज्यादा पसंद आते थे। इस विधा में मानव जीवन के बाहरी पक्ष के अलावा भीतरी पक्ष अर्थात मनोभावों को भी विशद रूप से वर्णित किया जाता था। इन्हीं गुणों के कारण ये विधा जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। मनोभाव मतलब मानव के क्या क्या विचार थे, क्या क्या वो सोचते थे, तो उन विचारों को भी इसमें उपन्यास में बहुत ज्यादा वर्णित किया जाता था, इसमें लिखा जाता था। हिंदी में उपन्यास विधा की शुरुआत भारतेंदु युग में ही हो चुकी थी। भारतेंदु में ऐतिहासिक, उपदेश प्रधान तथा मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे गए। ये 3 प्रकार के उपन्यास मैंने जब भारतेंदु वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताए थे। बलवंत, भूमिहार आदि यथार्थ परक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए, लेकिन उपन्यास विधा के इस स्वरूप का पूर्ण विकास भारतेंदु युग में नहीं हो पाया था। मतलब यथार्थ परक जो उपन्यास था
ये थे ऐतिहासिक उपन्यास, उपदेश प्रधान उपन्यास, मनोरंजन प्रधान उपन्यास। तो ये 3 प्रकार के उपन्यास जो थे ये भारतेंदु युग में ज्यादा लिखे जाते थे। यथार्थपरक जो उपन्यास था इसका ज्यादा पूरी तरह से विकास भारतेंदु युग में नहीं हो पाया था। इसका यथार्थपरक उपन्यास का जो पूरी तरीके से विकास हुआ था वो द्विवेदी युग में हुआ था। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, तो सच्चाई से रिलेटेड जितने भी उपन्यास थे उनका जो विकास हुआ था पूरी तरह से वो द्विवेदी युग में हुआ था। भारतेंदु युग में ऐतिहासिकता से संबंधित उपन्यास होते थे और उपदेश मतलब लेखक जो होते थे जो लोगों को उपदेश देना चाहते थे वो होते थे उपन्यास, उससे संबंधित उपन्यास होते थे। और मनोरंजन लोगों का जनता का मनोरंजन करने के लिए उपन्यास लिखे जाते थे। यथार्थपरक उपन्यास जो सच्चाई से रिलेटेड उपन्यास होते थे वो भारतेंदु युग में कम लिखे जाते लेकिन कम लिखे जाते। द्विवेदी युग में बहुत से ऐसे भी उपन्यासकारों ने औपन्यासिक रचना की जो भारतेंदु युग से लिख रहे थे। ऐसे उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी का नाम प्रमुख है। मतलब द्विवेदी युग में ऐसे उपन्यासकार भी थे जो भारतेंदु युग में भी थे और द्विवेदी युग में भी उन्होंने उपन्यास लिखे थे। तो उनमें किशोरी लाल आते हैं। किशोरी लाल ने भारतेंदु युग में जो उपन्यास लिखे जाते थे उस तरह के उपन्यास भी लिखे और द्विवेदी युग में भी उपन्यास लिखे। किशोरी लाल इन्होंने 65 के करीब बड़े छोटे उपन्यासों की रचना की। गोस्वामी जी उपन्यास नाम का मासिक पत्र भी निकाला करते थे। इनके कुछ उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: तारा, तरुण, तपस्विनी, चपला, लीलावती, रजिया बेगम, लवंगलता आदि। ये सारे जो उपन्यास के नाम मैंने अभी लिए हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी ने छोटे उपन्यास भी लिखे, बड़े उपन्यास भी लिखे और इनके कुल उपन्यास 65 हैं। 65 के करीब इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। द्विवेदी युग में ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यासों की रचना हुई। क्रमशः इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद तथा लज्जा राम मेहता। ठेठ हिंदी का ठाठ इसके जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और अधखिला फूल इसके लेखक लज्जा राम मेहता हैं। तो ये लोग भी बहुत ज्यादा ये भारतेंदु युग के भी थे। भारतेंदु युग में इन्होंने भी लिखे थे उपन्यास, द्विवेदी युग में भी लिखे थे इन लोगों ने। सो हम उपन्यास वाले में सिर्फ इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद की विधा है कहानी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतेंदु युग में रेवरेंड जे न्यूटन, राजा शिव प्रसाद सिंह आदि ने कहानी विधा में छिट-पुट प्रयास किए, लेकिन जिससे आधुनिक अर्थ में कहानी कहा जाता है उसका लेखन द्विवेदी युग में आकर ही हुआ। मतलब भारतेंदु युग में जो कहानियां लिखी जाती थी वो इस प्रकार की कहानियां नहीं होती थी जो इस समय लिखी जाती हैं। जिस प्रकार की कहानियां और जो इस समय हम लोग कहानियां पढ़ते हैं वो द्विवेदी युग में शुरू हुई थी लिखना। भारतेंदु युग में ऐसी कहानियां नहीं होती थी। भारतेंदु युग में अलग तरीके की कहानियां होती थी। द्विवेदी युग में शुरुआत हुई थी ऐसी कहानियों की जो हम आजकल पढ़ते हैं। आधुनिकता के तत्वों से युक्त कहानियों की रचना 1900 ईस्वी के बाद ही हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 ईस्वी में छपी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी बतलाया था। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है जो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी। बाद में ये कहानी शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया साबित हुई। मतलब टेम्पेस्ट से संबंधित है, टेम्पेस्ट से रिलेटेड है ये कहानी, तो इसलिए इसको टेम्पेस्ट की छाया बताई गई, शेक्सपियर के नाटक। इसके बाद शेक्सपियर के नाटक ही टेम्पेस्ट। इसके बाद 1901 ईस्वी में छपी माधवराव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। ये हिंदी की प्रथम कहानी है। इसको भी हिंदी की पहली कहानी बताया गया क्योंकि इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी बताया था, लेकिन ये शेक्सपियर के नाटक से रिलेटेड है, टेम्पेस्ट से, तो इसलिए ज्यादातर विद्वानों ने इसको पहली कहानी नहीं माना। ज्यादातर विद्वानों ने माधव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी इसको पहली कहानी माना है। इस दशक में जो अन्य कहानियां प्रकाशित हुई वे इस प्रकार हैं। अब नीचे कहानियों के बारे में दे रखा है वो मैं पढ़ लेती हूँ।
तो 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास, इन्होंने लिखी थी प्लेग की चुड़ैल। ये मास्टर भगवान दास ने लिखी थी 1902 ईस्वी में। फिर 1902 ईस्वी में ही किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी गुलबहार, ये इनकी कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की। फिर 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय, ये कहानी लिखी थी। 1903 ईस्वी में ही पंडित गिरिजा दत्त वाजपेयी, इन्होंने लिखी थी पंडित और पंडिताइन, ये कहानी थी 1903 ईस्वी में। फिर 1907 ईस्वी में बंग महिला, तो ये है दुलाई वाली, ये इन्होंने लिखी थी बंग महिला ने दुलाई वाली, ये कहानी थी इनकी। फिर 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखी थी राखी बंद भाई। तो ये कितनी कहानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 6 हैं, ये 6 कहानियां हैं जो अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग राइटर्स ने लिखी थी और सारी कहानियां अलग अलग हैं। ये 1902 में 2 लिखी गई, 1903 में 2 लिखी गई और एक 1907 में, एक 1909 में लिखी गई। अब हम निबंध के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा कहानियों के बारे में, बस वही था थोड़ा सा ऊपर, निबंध के बारे में देख लेते हैं। निबंध विधा का विकास भी भारतेंदु युग में हो चुका था। इस युग के निबंधकारों ने निबंधों के माध्यम से जहां सामाजिक चेतना फैलाई, वहीं राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यंग्य और विनोद से पूर्ण रचनाएं भी हुई। द्विवेदी युग में निबंध विधा का और विकास हुआ, मतलब भारतेंदु युग में निबंध का विकास तो हुआ ही था और भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना भी फैलाई गई थी निबंध के माध्यम से, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना भी लोगों में जागरूक किया गया, राष्ट्रीय चेतना फैलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया निबंधों के माध्यम से। तो द्विवेदी युग में इस विधा का और ज्यादा विकास हुआ। इस विधा को आगे बढ़ाने में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस विधा में लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया। अब इन्होंने जो एक मैगजीन निकाली थी द्विवेदी जी ने, सरस्वती, तो इसके माध्यम से इन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से लेखकों को लेखने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया था कि लेखकों को किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके का लेखन करना चाहिए। तो लिखने के लिए, लेखन करने के लिए और लोगों को जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने लेखकों को प्रोत्साहित किया था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है द्विवेदी जी का योगदान निबंध में। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक ज्ञान विषयक, पुरातत्व तथा समीक्षा संबंधी अनेक उपयोगी निबंधों की रचना की। निबंध के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। अंग्रेजी के निबंधकार बैंकन के निबंधों का अनुवाद, अंग्रेजी के निबंधकार थे एक बैंकन, तो इन्होंने इनके जो निबंध थे उनका अनुवाद किया था हिंदी में। अंग्रेजी से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था बैंकन के निबंधों का। इस अनुवाद को इन्होंने बैंकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया था। ये जो इन्होंने अनुवाद किया, अपनी एक पत्रिका, पूरी एक ग्रंथ बनाया और उसको जो इन्होंने बैंकन के जो निबंध थे उनका अनुवाद किया था, तो इसलिए इन्होंने उसका नाम भी बैंकन विचार रत्नावली, ये नाम रखा था उसका, और फिर उसको प्रकाशित भी करवाया था। इसके द्वारा तत्कालीन अन्य लेखकों को निबंध लिखने की प्रेरणा मिली। अब जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से द्विवेदी जी ने ये वो लिखा है निबंध और उसको प्रकाशित किया है, निबंधों का अनुवाद किया है और फिर उसको प्रकाशित करवाया, तो लोगों में एक प्रेरणा मिली थी। लोगों को, जो लेखक थे, उन लेखकों को प्रेरणा मिली निबंध लिखने की, तो फिर सबने निबंध लिखने शुरू कर दिए। निबंध बहुत ज्यादा लिखने शुरू हो गए थे। इस युग में कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा का विकास हुआ। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये सारी जो मैं नाम ले रही हूँ, इन पत्रिकाओं के माध्यम से निबंधों का विकास हुआ। तो पहली है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, समालोचक, इंदु, मर्यादा तथा प्रभा में विभिन्न विषयों से संबंधित निबंध छपा करते थे। इन पत्रिकाओं में निबंध छपे थे और वो उनके जो विषय होते थे वो विभिन्न होते थे, मतलब अलग अलग तरह के विषय होते थे, बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ा गया था। बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा घुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र आदि ने महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं निबंधकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है, मतलब निबंधों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। द्विवेदी जी के निबंध विचार प्रधान होते थे। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंधों की रचना की है। इन्होंने सामाजिक और नैतिक विषयों से संबंधित निबंधों की रचना की। सरदार पूर्ण सिंह जो थे, इन्होंने सामाजिक और नैतिक विषयों से संबंधित जो निबंध थे उनकी रचना की और इनके जो निबंध है वो 6 हैं, कुल 6 निबंध हैं इनके। इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम इस प्रकार हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ये इनके निबंध हैं, महत्वपूर्ण निबंध। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।